दोस्तों, घूमना किसे पसंद नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो उन जगहों पर जाए जहां जाना उसका हमेशा से सपना रहा है। ऐसी एक जगह है एक आइलैंड, जिस पर आए दिन हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते रहते हैं। और आज भी हम कुछ लोगों को बोट में चिल करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लेडी तो मस्त होकर डाइविंग करने चली गई। कुछ देर बाद इन लोगों को चारों ओर से धुआं उठता दिखाई दिया, जो चीज़ थोड़ी अजीब भी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फिर इन्होंने नोटिस किया कि पानी उबाल मार रहा है। जी हाँ, समुद्र का पानी उबल रहा है। जो लेडी पानी में गई थी उसके शरीर में बस हड्डियां ही बची है, बस क्योंकि सब गल गया है। और इस मंजर को देखकर सभी टूरिस्ट वहां से बोट में भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी बोट का नीचे का हिस्सा फट जाता है और गर्माहट के कारण जो भी पानी होता है वो अंदर आने लगता है, जिससे एक एक करके सभी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर खूबसूरत चीज पर एक दाग जरूर होता है। अब चांद को ही देख लीजिए। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है आइलैंड पर, जहां पर हम 4 लोगों के परिवार को देखते हैं, जो हर साल इस आइलैंड पर आते हैं, इस आइलैंड पर नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। इन्हें यहाँ का स्टाफ बखूबी पहचानता और एक अच्छा ट्रीटमेंट भी देता है। जो रूम इन्हें दिया गया है वो बेहद ही खूबसूरत और आलीशान है। पर यहाँ सोफिया को एक इयरिंग मिलती है और हम बता दें कि ये उसी लेडी की है जो कहानी की शुरुआत में पानी में कूदी थी, यानी यहाँ पहले वो रहती होगी। खैर, अब ये सभी फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें खूब एंजॉय जो करना है। तो वहीं आइलैंड के जियोलॉजिकल सेंटर में हम मारिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो आइलैंड पर हर उस चीज पर नजर रखती है जो प्रकृति के कारण हो रही है, जैसे कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है, कहाँ पर ज्वालामुखी फटेगा, जिसको नापने के लिए इन्होंने हर जगह जगह पर ट्रांसमीटर लगाए हुए। पर जब इनके बॉस ने न्यूज़पेपर में वो बोट वाले हादसे के बारे में पढ़ा तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। इसीलिए इन्होंने अपने लोगों से कहा कि उन्हें ट्रांसमीटर को चेक करने जाना चाहिए। ये कोई हादसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए मारिया अपने काम पर लग गई, पर कुछ ऐसे ट्रांसमीटर थे जो कि काम नहीं कर रहे। इसीलिए दोनों ही जंगल में गए, वहां जाकर उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने अपने कदम एक केव में रखे और शुरुआत में इन्हें कुछ हैरान कर देने वाली बात का पता चला, जैसे कि वहां जितने भी चमगादड़ थे वो मारे गए और उस केव के पत्थरों से पानी रिस रहा है, जो चीज मारिया को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इस जगह पर पानी आना असंभव है। खैर, अब वो उस पानी के सैंपल ले लेती है और आगे बढ़ती है अपने ट्रांसमीटर की ओर, जहां उन्हें एक बड़ी सी दरार नजर आती है, जिसके बीच इनका ट्रांसमीटर गिरकर टूट गया था। अब ये सब एक ही जगह पर देखकर मारिया का तो सर चकरा गया। वो फौरन ऑफिस बॉस हेनरी को सब कुछ बताती है और कहा सुनामी के असर लग रहे। लेकिन हेनरी अभी इतनी जल्दी यकीन करने वाला नहीं था। उसका कहना है कि अगर हमने इस आइलैंड को खाली करवा दिया तो कल को कुछ नहीं हुआ तो लोग हमें पागल कहेंगे। इसीलिए कुछ और ठोस सबूत को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन लेंगे। तो सेंट्रिक, जो कि मारिया के साथ ही काम करता है पर थोड़ा पुराना है, यहाँ पर वो उसे बताता है कि आज से 5 साल पहले एक बारी हमें ऐसे ही कुछ संकेत मिले थे, तो हमने उसी दिन पूरा आइलैंड खाली करवा दिया, पर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, जिससे कि हेनरी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। यही वजह है कि इस बारी वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मारिया को उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए वो घर जाकर और भी जानकारी देखना शुरू कर देती है, जैसे कि अगर कोई आपदा भी आ गई तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तभी उसका छोटा भाई ब्रैड, जो कि एक डाइवर है, वो उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताता है कि जब आज वो पानी में गया तो उसने देखा कि लाखों की तादाद में कछुए दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब था। वहाँ सोफिया का परिवार अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ करता है, पर यहाँ हमें बार्नार्ड को देखते हैं जो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। दरअसल उसे न्यूरोगॉन नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान हर आसान चीज को बहुत ही ज्यादा कठिन बना देता है। जैसे कि अभी जिस डिश को उसने ऑर्डर किया है वो उसे मेनू वाले फोटो के साथ कंपेयर कर रहा है, जो कि मैच नहीं हो रही है। इसीलिए उसने उसे खाने से मना कर दिया, पर उसके पिता ने उसे बहुत ही समझाया और फिर खाने को राजी करवा लिया। और इस बीच सोफिया को चार्ल्स नाम की एक लड़की दिखती है, जो उसे देखकर स्माइल करती है। दिन दोनों ही स्विमिंग पूल पर मिलते हैं। तब चार्ल्स उसे बीच पर चलने को कहती है, लेकिन वो अपने भाई को ऐसे अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकती, कहीं वो कुछ कर न ले। लेकिन उसके पिता वहीं बैठे थे जो उसे जाने को कहते। बार्नार्ड का ध्यान वो रख लेंगे, जो सुन सोफिया बहुत खुश हुई और फिर वहां से चली गई। इस बीच हम देखते हैं कि होटल का मैनेजर जेनिफर से कुछ ज्यादा ही खुसुल फुसुल कर रहा है, जो देख फेडरिक को थोड़ी जलन महसूस होती है और इस चक्कर में उसका ध्यान भटक गया और अब बार्नार्ड उसे वहां कहीं दिख नहीं रहा है। अब तो पूरा परिवार उसे ढूंढने में लग गया। सभी बहुत परेशान है कि आखिर ये लड़का इतनी देर में कहाँ चला गया। तभी इन्हें बार्नार्ड एक पत्थर पर खड़ा समुंदर में देख रहा है। सभी वहां जल्दी से पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि हजारों टर्टल एक साथ कहीं जा रहे, यानी कि ब्रैड की बात सही थी। इधर हेनरी एक डॉक्टर के पास जाकर उन लोगों की फोटोज दिखाता है जो कहानी की शुरुआत में मारे गए,
पर ये क्या, आज तो डॉक्टर उसके सामने कई ऐसे राज खोल देता है जो सुन उसके कान के सारे पर्दे खुल गए। डॉक्टर का कहना है कि इनकी मौतें डूबने के कारण नहीं बल्कि उबलते हुए पानी में गिरने के कारण हुई है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उस समय पानी में उबाल आ रहा था। ये सुन हेनरी के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो किसी से कुछ कहता नहीं है। लेकिन वहाँ फेडरिक बेचारा तो अपनी खूबसूरत बीवी से ही परेशान था, क्योंकि वो मैनेजर उनके लिए ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है जैसे कि मानो वो कोई सुपर स्टार हो। इन्हीं चक्करों की वजह से इन दोनों के बीच फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। इस दौरान हम उनके टेबल पर रखे हुए ग्लास को देखते हैं जो हल्का सा वाइब्रेट होता है, जिसे फेडरिक तो देख लेता है लेकिन इग्नोर मारता है क्योंकि उसके लिए उसकी बीवी ज्यादा जरूरी है, ना कि ये वाइब्रेशन। पर वहाँ मारिया और सेंट्रिक अब उस पानी के सैंपल को चेक करते हैं, जिसे उन्हें पता चलता है इसमें मिनरल तो है ही नहीं। जो चीज चौंका देने वाली थी कि ये पानी सीधा समुंदर से आ रहा है, इस चीज को देखने के लिए वो लोग उस गुफा के ऊपर जाते हैं जहां से ये दरार शुरू हुई थी। और जब ये उस दरार को देखते हैं तो इनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी थी। अब ये उसे फौरन अंदर के कुछ सैंपल इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ हेनरी को पता चल गया है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनके ऊपर की अब खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी भी वो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता, बल्कि बस गार्ड को सूचित कर देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर गारंटी नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि वहां पर सैंपल ले रहे दोनों लोगों को उसी दरार से अभी स्मोक बाहर आते हुए नजर आता है, जो शायद जहरीला भी हो सकता है। वो फौरन वहां से भागते हैं और जब ऊपर से शॉट को देखते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये स्मोक अब धीरे धीरे करके पूरे आइलैंड पर फैलना शुरू हो गया। जब बात यहाँ लैब में हेनरी भी देख लेता है, कुछ केमिकल हैं जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं। बस वही नहीं था जिसने इसे महसूस किया, बल्कि वहां फेडरिक भी था जो किसी अजीब सी स्मेल को महसूस करता। तो वहीं पहाड़ से उतरते टाइम मारिया गिर गई और चोटिल हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया, पर हेनरी ने आकर उसे बताया कि सेंट्रिक अभी कोमा में है, क्योंकि उसने मात्रा से ज्यादा गैस को इनहेल कर लिया। जो तुम्हारे साथ टूरिस्ट था वो मारे जा चुके। जो सुन मारिया घबरा गई। उसने कहने लगी, देखा मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी से मेयर को इन्फॉर्म कर दीजिए। पर दोस्तों अभी भी हेनरी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका कहना था कि वो गैस सिर्फ वहीं तक फैली है, यहाँ नहीं आएगी। हो सकता है कि वो वहीं से खत्म भी हो जाए, तो खामखा हम लोगों को परेशान क्यों करे। जो सुन मारिया तो आग बबूला हो गई। कहा कि आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर की वजह से सालों पहले मेरी माँ सुनामी में मारी गई, क्योंकि आप खुद की जॉब के बारे में सोच रहे, ना कि लोगों की जान की। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो कुछ भी होगा वो बहुत ही भयानक होगा, इसीलिए हमारे पास समय बहुत ही कम है। पर अभी भी हेनरी नहीं मानता। इसके बाद अब मारिया अपने भाई को कॉल करके वापस घर आने को कहती, जो कि अभी समुंदर में होता है। सीन कट होकर पहुंचता है सोफिया पर, जो कि चार्ल्स को एक लड़के के साथ देखकर थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है, जिसमें हमें ये पता लगा कि वो उसे लाइक करने लगी है। पर आज उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। मगर बाहर तो उसका परिवार तो पहाड़ पर जाकर घूमने का प्लान बना रहा है। लेकिन ये क्या, तभी एक आदमी आकर उन्हें वहां जाने से वार्न करता है, क्योंकि उसने सुना है कि वहां पर एक जहरीली गैस फैल रही है और आपका बेटा भी तो 2 दिन पहले गुम हो गया था, इसीलिए बेहतर है कि यहीं पर उसका ख्याल रखिए। अब यहाँ ब्रैड की गुम हो जाने वाली बात को सुनकर जेनिफर का तो माथा गर्म हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में अभी तक पता नहीं था। वो फेडरिक पर खूब चिल्लाती है कि मैंने इस बच्चे का 17 साल ख्याल रखा, लेकिन तुम एक दिन नहीं रख सकते। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है? इतना सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर फेडरिक कुछ ऐसा कह देता है जिसे ये हमें जानने को मिला, जो सोफिया है वो असल में फेडरिक की सौतेली बेटी है। और इस बात को वो सुन भी लेती है और बहुत रोती है। हालांकि उस बारे में उसे पहले से पता था, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा था कि उसके पिता ऐसा कुछ कहेंगे। इसीलिए उसने वहां से अपने अंकल जॉन को कॉल किया, जो कि नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं। सोफिया ने उनसे कहा कि वो उसका टिकट करवा दे, क्योंकि अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती। पर जॉन उसे समझाता है कि तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। हर घर में माँ बाप की लड़ाइयाँ होती रहती है, पर ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। लेकिन दोस्तों सोफिया ने मन बना लिया है, क्योंकि आज की बातों ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसने खुद की सेविंग से टिकट करवाया और फ्लाइट में आ गई। यहाँ जियोलॉजिस्ट सेंटर में हम हलचल को महसूस करते हैं। सभी के चेहरे पर डर की शिकंज है, क्योंकि उनके मीटर पर काफी सारी ऐसी वेव बन रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं बनी। तो वही फ्लाइट उड़ने को है, लेकिन तभी सोफिया के पास चार्ल्स के मैसेज आया। वो असल में बस उसका एक दोस्त है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए इतना पॉजिटिव हो, जिसके लिए मैं सॉरी कहती। इधर हेनरी को अब यकीन हो चुका है, इसीलिए वो सीधा मेयर के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताता है। तो वो पूछती है, क्या तुम्हें पूरा कंफर्मेशन है? तो हेनरी कहता है कि हाँ, मेरी रिसर्च के मुताबिक कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा।
सबसे पहले तो जितनी भी फ्लाइट उड़ने वाली है उन्हें टेक ऑफ से रोकना, क्योंकि इस आपदा के 3 स्टेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो ज्वालामुखी फटेगा, फिर सुनामी आएगी और अंत में सब कुछ तबाह हो जाएगा, यानी कि पानी में समा जाएगा। और इसीलिए प्लीज अब जल्दी से हायर अथॉरिटीज से बात करिए, हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जो सुन मेयर मान गई, पर दोस्तों अब देर हो गई क्योंकि एक फ्लाइट तो कब का टेक ऑफ हो गई है। और तभी एक ज्वालामुखी भी फट गया जिसके फेडरिक ने अपनी आंखों से देखा। उसके लिए बहुत ही डरावना मंजर था। पूरे आइलैंड पर अफरा तफरी मच गई। असली शोर तब मचा जब वो उड़ी हुई फ्लाइट उस ज्वालामुखी की राख की चपेट में आ गई, जिससे कि वो पूरा प्लेन वहीं क्रैश हो गया। जब इस चीज की खबर जॉन देखता है तो वो फौरन जेनिफर को कॉल लगाकर बताता है क्या सोफिया ठीक है, क्योंकि वो मुझसे टिकट करवाने को कह रही थी। शायद आप दोनों में कुछ बहस होगी। ये सुनकर वो फौरन उसके रूम में गई, लेकिन वहां तो वो थी नहीं, ना ही उसका पासपोर्ट था। यानी कि जिस बात का डर उसे सता रहा था कहीं वो सच तो नहीं है। दोनों ही भागते हुए हॉस्पिटल गए, पर वहां सोफिया कहीं नहीं थी। इसके बाद उन्होंने पैसेंजर लिस्ट को चेक किया, पर सोफिया का तो कहीं भी नाम नहीं था, जो चीज उन्हें थोड़ी राहत की सांस देती है। लेकिन अगर वो कहीं नहीं है तो आखिर कहाँ गई? यही सोचते सोचते ये दोनों घर आ गए जहां पर सोफिया पहले से बैठी थी। जो ये देख दोनों ही उसे गले से लगा लेते हैं। अपनी जो कोई भी गलतियां थी उसके लिए उसे माफी मांगते हैं। जो भी कुछ उसने उस दिन सुना, अब उस चीज को कभी भी वो अपने मुंह से नहीं निकालेगा। हमें माफ कर दो। जब जॉन को भी पता लगा कि उस फ्लाइट में नहीं है वो, तो उसे भी चैन की सांस आई। लेकिन यहाँ हेनरी के और साथियों के बीच में अब सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, क्योंकि मेयर ने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से बात करके उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने फौरन इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया। जो सुन हेनरी अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे कुछ और रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि मारिया ने उसे समझाया नहीं, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। इसीलिए उसने उसे नाम आंखों से अलविदा कहा और फिर वहां से सीधा अपने घर आ गई। पर ब्रैड तो उसका फोन ही पिक नहीं कर रहा है, अब वो कहाँ चला गया। इधर सब कुछ ठीक हो जाने पर सोफिया पूल के पास बैठी, तभी उसके पास चार्ल्स आई। उसने उससे कहा कि तुम्हारे मैसेज की बदौलत ही मैं जिंदा हूँ, वरना कब का मर जाती। जो सुन दोनों ही किस कर लेते हैं। तब सोफिया ठान लेती है कि वो किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता देगी। दोस्तों कितनी ही अजीब बात है ना, एक जगह पर इतना सब कुछ सही है पर वहीं दूसरी ओर मारिया की हालत खराब है। उसे कहीं से भी ब्रैड का पता नहीं चल रहा, लेकिन इतने में उसे कॉल आती है कि उसका भाई एक क्लब में। वहां तुरंत ही पहुंचे तो उसने देखा कि पुलिस वाले उसके भाई को लेकर जा रहे और उसने उससे बहस करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हाथापाई भी, जिसके चलते भी उसे अंदर कर दिया गया। अंत में पता लगा कि उसका भाई तो क्लब के अंदर ही था, यानी कि अब मारिया को आने वाली रातें जेल में ही काटनी होगी। लेकिन दोस्तों मामला अब गरमाने वाला है, क्योंकि तबाही करीब है। जो बात अब नॉर्वे की फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है। वो कहते हैं कि उन्हें तुरंत ही इवैक्यूएट करना होगा, सभी को सेफली वापस लाना होगा। अब ये बात जॉन ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। वहां होटल में तो सोफिया ने आज पूरा मन बना लिया है कि किसी भी हाल में वो अपनी माँ को इस बारे में बता देगी कि वो एक लेस्बियन है, जो कि वो बता भी देती है। लेकिन जेनिफर उसे कुछ कहती नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट करती है, जो जानकर वो बहुत खुश हुई। तब पूरा परिवार बाहर एंजॉय करने गया। पर दोस्तों इस कहानी में एंजॉयमेंट अब बस यहीं तक थी। जॉन के कई बार कॉल करने के बाद फाइनली जेनिफर ने फोन उठाया। जो उसने सुना तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। एयरपोर्ट बंद हो गया है। कुछ फेरीज हैं जो उन्हें दूसरे आइलैंड पर लेकर जाएंगी, इसीलिए जल्दी करना होगा। तो जेनिफर ने फौरन अपने परिवार को पूल से बाहर आने को कहा और सभी के सामानों को पैक करके बाहर आ गया। लेकिन ये क्या, कोई भी टैक्सी बाहर नहीं आई। अब क्या करे। इतने में फेडरिक को एक कार दिखी तो उसने चुरा लिया, वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर ब्रैड अपनी बहन के पास गया और कहा कि वो किसी भी हाल में उसे फ्री करवा देगा, जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से निकल जाएंगे। धीरे धीरे करके अब आइलैंड की अफरा तफरी मचना और ज्यादा बढ़ गई। इधर ये लोग बोट तक पहुंच गए। फेडरिक ने अपने परिवार को पहले बिठाया, पर जब उसके बैठने की बारी आई तो वहां उस कार का मालिक आ गया, जिसने उसे बहुत मारा जब तक वो उसे कुछ पैसे देकर मामले को सुलटा देता। अब बोट निकल गई जिसमें उसका परिवार था, लेकिन उसने उसे आराम से जाने को कहा और खुद दूसरी बोट ढूंढने के लिए निकल गया। सारे टूरिस्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया कि अब उन्हें इस आइलैंड को छोड़ना होगा। इसी में जब सेंट्रिक को, जो कोमा में था, वो अचानक से बाहर आ गया तो उसने देखा कि वहां पर हल्ला गुल्ला हो रहा है। वो फौरन ही अपने ऑफिस पहुंचा, जहां पर सिर्फ अकेले हेनरी बैठा हुआ था, जो उसे सब कुछ बताता और कहता है कि वो 60 बरस का हो गया। पर ऐसा कुछ वो पहली बार देख रहा है और इसीलिए वो इस चीज को खुद की आंखों से देखना चाहता है। वैसे भी वो अकेले ही है संसार में। कुछ इस तरह की सोच सेंट्रिक भी रखता है। इतने में सारे ट्रांसमीटर खराब हो जाते हैं और नो सिग्नल का सिंबल आता है, जो देख वो समझ गया कि तबाही समय से पहले आ रही है।
उसने फौरन ही हायर अथॉरिटीज को कॉल की। उधर फेडरिक को एक बोट मिल गई जिसमें वो बैठ भी गया, पर एक लेडी जिसके हाथ में एक बच्चा था, बेचारी, उसके लिए किसी ने भी जगह नहीं छोड़ी। जो चीज फेडरिक से देखी नहीं गई उसने खुद की जगह उसे दे दी। इतने में वहां पर एक ज्वालामुखी फटा जिसमें से हम उस खोलते हुए लावा को भी देखते हैं। इस चीज को ब्रैड भी देख लेता और फिर से स्टेशन जाकर लेडी ऑफिसर से कहता है कि मेरी बहन को रिलीज कर दो। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो पागल औरत उसे ये कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, उसे पहले कोर्ट में केस लड़ना होगा। जो सुन वो उसे भर भर के गालियां सुनाता है। लेकिन दोस्तों, अब हालत खराब होने लगी है क्योंकि हर तरफ ये न्यूज फैल गई है कि किसी भी समय पाल्मा आइलैंड पूरी तरह से नक्शे से खत्म हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में 2 और बड़ी आपदा आने वाली है। जो सुन जॉन अपने सीनियर से बात करता है, लेकिन वो तो उससे साफ इनकार कर देती है और इसीलिए अब खुद उसे जेनिफर के परिवार की मदद करनी होगी, क्योंकि अगर सुनामी से पहले वो सेफ जगह पर नहीं पहुंचे तो सब तबाह हो जाएगा। इतने में हम उसी पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहां पर एक मेल ऑफिसर आकर सभी लॉक को खोलने को कहता है, पर अभी भी वो लेडी ऑफिसर उससे कहती है कि इससे मेरी जॉब चली जाएगी। जो सुन वो कहता है कि अबे तुझे तेरी जॉब की पड़ी है, बाहर देख, लावा बहकर नीचे आ रहा है, जल्दी कर। पर दोस्तों, वहां शायद फेडरिक को पता चल चुका है कि अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि नॉर्वे जाने वाली सभी बोट खत्म हो गई है। वो अपने परिवार से कॉल पर एक आखिरी अलविदा लेता है। जो सुन जेनिफर पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वो उसे कोशिश करते रहने को कहती है। इस बीच फेडरिक के सामने ये भाई बहन गुजरते, जिन्हें देख वो कहता है कि अब कोई बोट नहीं बची जो नॉर्वे जाएगी। ये बात तो मारिया को हिला कर रख देती है, लेकिन तभी ब्रैड को याद आता है कि वो जिस बोट से डाइव करने जाता है वो शायद उन्हें मिल जाए, और इसीलिए तीनों ही अब इसकी ओर बढ़ते हैं। इस बीच नॉर्वे में जॉन अपने एक दोस्त से मदद लेता है जो कि रिसर्चर था। वो उससे बताता है कि वो उस आइलैंड पर एक ऐसी जगह है जहां पर सुनामी का कोई भी प्रकोप नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसके सिर्फ 50% चांस ही है। ये बात तो काफी काम की है, यही सोचकर वो अपने बॉस को बताता है, लेकिन वो तो इससे कहती है सिर्फ 50%? तुम क्या चाहते हो मैं उन लोगों को सिर्फ 50% के भरोसे गलत इंफॉर्मेशन दे दूं? खैर, वहां ये तीनों बोट तक पहुंच गए, पर ये क्या, वहां तो एक बंदा पहले से है जिसके हाथ में बंदूक है, जो इनसे कह रहा है कि इस बोट को छोड़ दो क्योंकि उसके साथ ही आ रहे हैं। पर ब्रैड उसे समझाता है, दोस्त, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, इसीलिए हमारे साथ चलो, निकलो यहाँ से। पर वो नहीं मानता, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। इस गहमा गहमी में एक गोली चल गई, पर किसको लगी वो आप देख ही सकते हैं। पर इसी का फायदा उठाकर फ्रेडरिक ने उस आदमी पर वार किया और उस पर पत्थर से मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन मारिया अपने भाई की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वही तो उसके लिए सहारा था। अब वो किसके सहारे ऐसी जिंदगी को जिएगी? अगर वो नहीं होता तो शायद इन्हें ये बोट तक नसीब नहीं होती। लेकिन फ्रेडरिक उसे समझाता है कि अगर हम नहीं गए तो ये चीज तुम्हारे भाई की जान की कीमत को घटा देगी, और इसीलिए हमें चलना चाहिए। ये कहकर उसने उसे बोट पर घसीट लिया। तभी वहां पर उस बंदे के और भी साथी आ गए, लेकिन फ्रेडरिक के हाथों में बंदूक थी, जिसके कारण उसने उन्हें बोट पर आने नहीं दिया और वहां से निकल गया। लेकिन वो अभी बस उस जगह से निकले, ना कि फ्लाई किए, इसीलिए अभी तो देखते रहिए। फिलहाल हमें ये दिखाया जाता है ये परिवार एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां पर हजारों लोगों को रिस्ट बैंड दिए जा रहे हैं, यानी कि एक प्रकार का टिकट जिससे कि ट्रैवल वो कर सके। जेनिफर 4 पासपोर्ट दिखाती है जिसमें उसके हस्बैंड का भी था, इसीलिए उन्हें 4 रिस्ट बैंड दिए जाते हैं। लेकिन तभी सोफिया को चांस मिल गई, वो वहां तक पहुंच गई, जो देख सोफिया बहुत खुश हुई, पर इस चक्कर में वो अपनी माँ और बहन से दूर हो गई। वो दोनों प्लेन में पहले चढ़ गए। यहाँ जब सोफिया को पता लगा कि चार्ल्स के पास रिस्ट बैंड नहीं है, तो उसने अपने पिता का उसे दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब वो नहीं आने वाले। पर जब प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तब जेनिफर को एहसास हुआ कि शायद उसकी बेटी पीछे रह गई। वो अब एक और शख्स को खोना नहीं चाहती, इसलिए उसने प्लेन से उतरकर उसे ढूंढने का फैसला किया। पर जैसे ही वो उतरी, उसके बाद ही सोफिया और चार्ल्स ने बोट कर लिया, यानी कि यहाँ एक गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहां समुंदर पार नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उसे किसी कारणों से डिले कर दिया गया, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि किसी को सच पता लगे कि आखिर कितने लोग मारे गए, वरना उनकी सरकार जा सकती है। पर जॉन को अपनी जॉब की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वो मीडिया के सामने उस जगह के बारे में बता देता है जो कि सेफ स्पॉट था, जहां जाकर लोगों की जान बच सकती है। इतने में गार्ड आकर उसे ले जाने लगे, लेकिन उसने जाते जाते सभी को वो लोकेशन बता दिया और कहा कि आज आप लोगों के पास मौका है सोशल मीडिया यूज करने का, जितना हो सके इसे फैला दो और उन लोगों की जान की मदद करो। लेकिन दोस्तों, पर अब क्या देर हो गई है। जेनिफर को उसकी बेटी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं तो फ्लाइट में हूँ। जो सुन वो रोने लगी, क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी आखिरी कॉल हो। लेकिन जेनिफर ने अपनी बेटी को आखिरी समय में भी ये सलाह दी कि जो तुम हो वही रहना, कभी किसी से डरना नहीं,
इतने में दोस्तों कॉल कट गई। तभी उसके पास एक मैसेज आया जिस पर कोई कोऑर्डिनेट्स थे। दरअसल दोस्तों लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना हो सके सेफ स्पॉट को वायरल कर दिया, पर जेनिफर को कोई आइडिया नहीं कि ये जगह कहाँ है, क्योंकि उसे ऐसे कोऑर्डिनेट देखने आते ही नहीं। पर यहाँ जिस बच्चे को अब बीमार समझ रहे थे वो अपनी माँ से कहता है कि लाइए मैं बताता हूँ। दरअसल उसे जियोग्राफिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था। इतने में कुछ स्टाफ वाले भी वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने सभी को बोर्ड करवा दिया, लेकिन खुद बेचारे अकेले रह गए। जब उस बच्चे ने वो कोऑर्डिनेट बताए तो वो सभी उसकी ओर बढ़ने लगे। दोस्तों कहीं आप हेनरी और सेंट्रिक को भूल तो नहीं गए? जी हाँ, वो अभी भी पाल्मा पर हैं और उस फटे हुए ज्वालामुखी के सामने वाइन को एंजॉय कर रहे हैं। तभी पूरा आइलैंड फटने लगा। धीरे धीरे करके समुंदर में समाना शुरू हो गया, जिसकी गूंज कई मील दूर तक सुनाई दे रही है, जिसे मारिया और फ्रेडरिक भी सुन लेते हैं। पर अभी वो बीच समुंदर में है। अब उनके पीछे है ऊंची ऊंची लहरें जो सभी को अपनी आगोश में ले लेती है, जिसमें वो एयरपोर्ट भी था जहां वो फ्लाइट टेक ऑफ करते रह गई, जिसमें सोफिया और चार्ल्स थे। पर यहाँ मारिया और जेनिफर ने हिम्मत दिखाई और तब उसे उस सेफ स्पॉट के बारे में पता लगा। पर मारिया का कहना था कि हमें एयरपोर्ट जाना चाहिए, लेकिन फ्रेडरिक को वो मैसेज आ चुका है जिसमें वो लोकेशन थी, जिसमें यह भी लिखा है कि अब एयरपोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दोनों फौरन ही बोट लेकर उसी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इनके पीछे अब वो बड़ी लहर आ रही है। इनकी बोट कोई शिप नहीं है जो हवा से बातें करेगी, इसीलिए इन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। पर ये क्या, लहर तो धीमी पड़ गई। दरअसल दोस्तों ये उस सेफ स्पॉट पर पहुंच गए जहां पर दो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जहां दोनों ओर से आ रही लहरें आपस में टकरा जाती है, जिससे इनकी स्पीड में गिरावट आ गई। अब ये दोनों बच गए, लेकिन वहां पहुंचकर इन्हें पता लगा कि ये अकेले नहीं बल्कि वहां तो और भी लोग हैं जिन्हें उस कोऑर्डिनेट ने बचा लिया। दूसरे सीन में जेनिफर और वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें फ्रेडरिक भी दिख गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए। फ्रेडरिक तो खुशी से पागल ही हो गया क्योंकि वो मौत के मुंह से बाहर आया। लेकिन यहाँ जब उसे पता लगा कि उसकी बेटी अब उनके साथ नहीं है तो उसकी खुशी पानी की तरह बह गई। पर दोस्तों चमत्कार कभी कभी होते हैं। पानी के घट जाने के बाद हमने उस फ्लाइट को देखा जिसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा थे, जिसमें चार्ल्स और सोफिया थी। लेकिन जब वो बाहर निकले तो अपनी आंखों पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो जगह किसी जहन्नुम जैसी थी, लेकिन अब उन्हें उनके परिवार के पास लेकर जाया जाता है, जो जब इन्हें देखते हैं तो खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि सभी ने मौत के मुंह से खुद की जान को बाहर निकाला है। लेकिन अगर जॉन ने उस दिन खुद की जॉब की सोची होती तो शायद कोई नहीं बच पाता। उसने इंसानियत दिखाई और कोई भी आज यहाँ पर लोग जो जिंदा हैं सब उसी की वजह से। जब यह चीज़ उसे पता लगी तो उसे बहुत खुशी हुई। भले ही उसने अपनी जॉब खो दी, पर उन लोगों की जान तो बच गई, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।